नमस्कार साथियों। आपकी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्ज़ाम की तैयारी मुझे पूरा विश्वास है कि एकदम अच्छी तरीके से चल रही है। हम कंप्लीट कर रहे हैं राजस्थान जीके को। तो हमने क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं? हम अभी तक हम कर चुके हैं महाराणा कुंभा को, महाराणा सांगा को, महाराणा प्रताप को, राव जोधा को। आज हम कंप्लीट करेंगे राव मालदेव को। तो चलते हैं। राव मालदेव जो है वो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ के शासक थे। ये थे मारवाड़ के शासक। कहाँ के शासक थे? मारवाड़ के। इनका जो शासनकाल रहा है वो कब से कब का रहा है? 1531 से 1562 का। यानी 1531 में इन्होंने राज्य ग्रहण किया था और 1562 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो हम चलते हैं आगे। तो हम देखें कि इनके पिता का जो नाम था ना वो राव गंगा था और माता का नाम था पद्मा कुमारी। वैसे तो ऐसा है कि माता और पिता का नाम हर एक राजा का हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ राजा जो होते हैं वो बहुत फेमस होते हैं और किसी न किसी वजह से जो है उनके माता और पिता का नाम हमें याद रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में उनके बारे में पूछा जाता है। इसलिए हम इनके पिता और माता का नाम भी अच्छी तरीके से याद रखेंगे। एक बात और कहा जाता है कि इनके पिता जो थे राव गांगा, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी थी। अब लेकिन वो कई इतिहासकार इस चीज़ को मानते हैं, कई इतिहासकार इसको नहीं मानते। इनके पिता का जब निधन हो गया था उसके बाद में जो है ये मारवाड़ की गद्दी पर बैठे थे। तो मारवाड़ की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? जोधपुर। इनका जो राज्याभिषेक हुआ था ना वो जोधपुर में नहीं हुआ, मेहरानगढ़ में नहीं हुआ। इनका राज्याभिषेक हुआ है सोजत में। किस समय? 1531 में। 1531 में इनका राज्याभिषेक हुआ है सोजत में। जिस समय इनका राज्याभिषेक हुआ था उस समय क्या है, जोधपुर के अंडर में दो ही परगने थे। परगने क्या होते हैं? आप ऐसा मान लीजिए कि दो एरिया थे, दो एरिया इनके पास थे, दो क्षेत्र इनके पास थे। कौन कौन से? एक तो ये जोधपुर और एक सोजत। तो सोजत में इनका राज्याभिषेक हुआ और उसके बाद में क्या हुआ कि 1532 में ये मेहरानगढ़ पहुंचे और वहां पे उन्होंने जोधपुर की गद्दी संभाली थी। 1532 में ये जोधपुर आ गए थे। और जिस समय इनका राज्याभिषेक हुआ था ना 1531 में, उस समय दिल्ली के जो शासक थे वो थे हुमायूं। कौन थे? हुमायूं जो है वो दिल्ली के शासक थे। इनको 52 युद्धों और 58 परगनों का विजेता कहा जाता है राव मालदेव का। और राव मालदेव के बारे में ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम में आया हुआ है कि 52 युद्ध और 58 परगनों का विजेता कौन था। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो हमें इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है। तो आप ये देखिए कि इनके पास जब ये राजा बने थे ना तब इनके पास केवल दो ही परगने थे। बाद में इन्होंने आप देखिए कि 56 परगने और जीत लिए, कुल 58 परगने इन्होंने जीत लिए थे। तो वो किस किस तरीके से इन्होंने क्या क्या जीते उनके बारे में बात करते हैं। देखो, मालदेव की विस्तारवादी नीति। मालदेव जो राजा था ना वो एक महत्वाकांक्षी राजा था। मतलब आसपास के जो भी परगने थे या जो भी राज्य थे, इसने धीरे धीरे क्या किया, खुद का विस्तार करते हुए उनको जीतना प्रारंभ कर दिया। तो सबसे पहले इसने किसको जीता? भाद्राजून के युद्ध में स्वामी वीरा को पराजित किया और भाद्राजून पर अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार कर लिया? सबसे पहले भाद्राजून पर अधिकार कर लिया। उसके बाद में हीराबाड़ी के युद्ध में 1536 ईस्वी में नागौर के दौलत खान को हराकर नागौर पर अधिकार कर लिया। नागौर के दौलत खान को हराया और उस पर भी अधिकार कर लिया। और किसको हराया इसने? बाद में मेड़ता के विरमदेव को हराया। मेड़ता के, यहाँ पे मेड़ता राज्य था, मेड़ता के विरमदेव को हराया और मेड़ता और अजमेर पर भी अधिकार कर लिया। क्योंकि जो अजमेर था वो मेड़ता के अंडर में ही था, तो इसने मेड़ता पे अधिकार किया मालदेव ने, तो उसके साथ साथ अजमेर पर भी अधिकार हो गया। इसके बाद में आगे इन्होंने क्या किया? सिवाना यहाँ सिवाना जालोर के आसपास सिवाना के राव डूंगर सिंह को हराया। किसको हराया? राव डूंगर सिंह को। और जालोर के सिकंदर खां को हरा करके अपना अधिकार स्थापित किया। तो देखिए कि किस किस को हरा दिया था मालदेव ने। अगर हम देखें तो भाद्राजून के युद्ध में स्वामी वीरा को हरा दिया, हीराबाड़ी के युद्ध में नागौर को जीत लिया और मेड़ता के विरमदेव को हरा दिया और अजमेर पर भी अधिकार कर लिया, सिवाना पर भी अधिकार कर लिया, जालोर पर भी अधिकार कर लिया। इस तरह जो है मालदेव ने अपने आसपास के एरिया के जो राज्य थे धीरे धीरे उनमें अधिकार करना शुरू कर दिया। इतनों को तो जीत लिया था। और हम आगे चलें तो एक जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध युद्ध है पाहेबा साहेबा का युद्ध 1542 ईस्वी का। यहाँ क्या है, बीकानेर राज्य था और बीकानेर के जो राजा थे वो थे राव जेत सिंह।
बीकानेर के राजा कौन थे? राव जेत सिंह। और यहाँ जो थे हुमायूं थे, पहले हुमायूं थे, जिस समय ये राजा बना था 1531 में। फिर क्या हुआ था 1539-40 में, कब? 1539-40 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। तो इस जगह पर फिर कौन आ गया था? हुमायूं की जगह कौन आ गया? हुमायूं की जगह आ गया 1540 में शेरशाह सूरी। तो यहाँ था शेरशाह सूरी, दिल्ली पर शेरशाह सूरी था। तो जब मालदेव ने अपने सेना नायक कुंपा की अध्यक्षता में सेना को यहाँ से बीकानेर भेजा इसको जीतने के लिए, तो जब जीतने के लिए भेजा तो राव जेत सिंह ने क्या किया, शेरशाह से सहायता मांगने के लिए अपने मंत्री को भेजा। एक मंत्री थे इनके नागराज, उनको इन्होंने भेजा और खुद कहाँ चले गए? खुद साहिबा के मैदान में युद्ध के लिए पहुंच गए इनसे लड़ने के लिए। तो और इन्होंने क्या किया था, राव जेत सिंह ने अपने परिवार को जो है वो सिरसा में छोड़ दिया था, सिरसा हरियाणा में। तो जब ये युद्ध हुआ उसके बाद में, तो युद्ध हुआ तो मालदेव क्योंकि बहुत शक्तिशाली शासक था, तो जेत सिंह जो है वो टिक नहीं पाए और वो युद्ध में मारे गए। तो इस युद्ध में क्या हुआ, जेत सिंह हार गए। और जेत सिंह हार गए तो मालदेव का फिर बीकानेर पर अधिकार हो गया। तो फिर जो कुंपा थे इनको बीकानेर दिया गया और साथ में जो है वो डीडवाना के साथ फतेहपुर और झुंझुनू की जागीर भी इनको दी थी। अब एक बात और याद रखना कि राव जेत सिंह के पुत्र थे कल्याणमल। कौन थे? कल्याणमल। ये हमें इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि देखिए कल्याणमल के पिता राव जेत सिंह को मारा है किसने? मालदेव ने। तो आगे जब युद्ध होगा तो हमें ये ध्यान रखना है कि कल्याणमल जो है वो राव मालदेव का विरोध करेगा या राव मालदेव के विरुद्ध युद्ध लड़ेगा। अब आगे चलें। हमने अभी तक क्या देखा कि मालदेव ने जो अपने आसपास के क्षेत्र को जीता, और बीकानेर के राव जेत सिंह को भी हराया और इनका पुत्र जो है कल्याणमल है, इनसे इनकी दुश्मनी हो गई आगे। ये तो हमने देखा कि इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किस किस तरीके से किया। अब हम इसके साथ देखते हैं कि इनका मेवाड़ के साथ कैसा संबंध रहा था, क्योंकि ये यहाँ पे मेवाड़ राज्य था, यहाँ ये मारवाड़ राज्य था मालदेव का, ये मेवाड़ राज्य था। तो एक चीज़ आपको याद होगी कि हमने पढ़ा था कि खानवा का जब हमने युद्ध पढ़ा था ना राणा सांगा का, तो उसमें हमने एक पढ़ा था पाती प्रेषण परंपरा। पाती प्रेषण परंपरा में क्या था कि महाराणा सांगा ने जो है अपने सभी आसपास के राजाओं को पत्र लिखा था कि मेरी सहायता कीजिए। तो उस समय जो है वो राजा तो था इनके पिता राव गांगा राजा थे यहाँ के मारवाड़ के। तो राव गांगा ने इस मालदेव की अध्यक्षता में जो है वो सेना को भेजा था, कहाँ? खानवा के युद्ध में। और इनका मेवाड़ के साथ कैसा संबंध रहा है कि जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था तो उस समय मालदेव ने राजा विक्रमादित्य की सहायता की थी, क्योंकि बाद में तो 1532 में तो जो राजा है वो मालदेव बन गए थे। तो जब गुजरात के सुल्तान ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था तो इन्होंने राजा विक्रमादित्य की सहायता की थी। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1537 ईस्वी में उदय सिंह को कुंभलगढ़ में राणा घोषित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यानी उसमें भी इन्होंने उनका साथ दिया था। और आगे बात करें तो मेवाड़ के जेत सिंह थे, मेवाड़ के जेत सिंह जो थे ना, इनके साथ इनका रिलेशन अच्छा था। और जेत सिंह ने क्या किया, अपनी दूसरी पुत्री का विवाह कर दिया उदय सिंह से। हालांकि मालदेव चाहते थे कि उनका विवाह जो मालदेव के साथ हो, लेकिन इन्होंने मालदेव के साथ नहीं करके उदय सिंह के साथ कर दिया। तो इससे जो इनके रिश्ते जो है वो बिगड़ गए। अब इसके पीछे भी ये कहानी है, लेकिन हम हर चीज़ को ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हम उतना ही देखेंगे जितना हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आप ये देखिए कि मेवाड़ के जेत सिंह के साथ इनका अच्छा रिलेशन था, लेकिन जेत सिंह ने जब अपनी दूसरी पुत्री का विवाह उदय सिंह से कर दिया तब इनके रिश्ते बिगड़ गए। एक और युद्ध आता है मेवाड़ के साथ, अगर हम बात करें तो हरमाड़ा का युद्ध। हरमाड़ा का युद्ध क्या था? हरमाड़ा एक जगह है अजमेर के पास। कहाँ है? अजमेर के पास। अजमेर के हाकिम थे हाकिम खान सूर। कौन थे? हाकिम खान सूर। और मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह। इनके बीच में युद्ध हुआ था और उसमें मालदेव जो थे इन्होंने साथ दिया था किनका? हाकिम खान
सूर का। और इस युद्ध में मालदेव की विजय हुई थी और इन्होंने मेड़ता पर अपना अधिकार कर लिया था। मालदेव ने किस पे अधिकार कर लिया था? मेड़ता पर अधिकार कर लिया था। फिर इन्होंने इस क्षेत्र में मालकोट दुर्ग का निर्माण भी करवाया था। तो हरमाड़ा का जो युद्ध है वो कहाँ हुआ था? हरमाड़ा जगह कहाँ है? हरमाड़ा जगह है अजमेर के पास। और ये हुआ था हाकिम खान सूर और उदय सिंह के बीच में। मालदेव ने साथ दिया था हाकिम खान सूर का और इसमें मालदेव और हाकिम खान सूर विजय हुए थे और मालदेव ने जो मेड़ता पर अपना अधिकार कर लिया और मालकोट दुर्ग का निर्माण करवाया था। इससे इनके जो है वो मेवाड़ के साथ रिश्ते खराब हो गए थे। फिर मालदेव ने क्या किया? कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। तो ये रहा इनका मेवाड़ के साथ रिलेशन। हम थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं कि मेवाड़ के साथ इनका रिलेशन कैसा रहा था। सबसे पहले क्या हुआ था कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा राजा थे, उन्होंने मालदेव को भेजा था खानवा के युद्ध में भाग लेने के लिए। और गुजरात के जो सुल्तान थे बहादुर शाह, इन्होंने जब मेवाड़ पे आक्रमण किया था तब इन्होंने सहायता की थी। किसकी? राजा विक्रमादित्य की सहायता की थी। और कुंभलगढ़ में राणा घोषित करवाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसको राणा घोषित करवाने में? उदय सिंह को 1537 ईस्वी में। और मेवाड़ के साथ इनका रिलेशन कैसा रहा? इन्होंने मेवाड़ के जैत सिंह को सहयोग किया था, लेकिन जैत सिंह ने अपनी दूसरी पुत्री का विवाह उदय सिंह से कर दिया तो इनके रिश्ते बिगड़ गए थे। और जो हरमाड़ा का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में इन्होंने क्या किया था? मेड़ता पर अधिकार कर लिया था और ये हुआ था उदय सिंह इसमें हार हुई थी। इन्होंने यहाँ पे मालकोट दुर्ग का निर्माण करवा दिया था। बाद में इन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। तो ये रिलेशन रहा इनका मेवाड़ के साथ। अब चलते हैं आगे। अब हम इनका रिलेशन किससे देखेंगे मालदेव का? शेरशाह सूरी और हुमायूं से। क्योंकि यहाँ पे पहले जो राजा था वो हुमायूं था, लेकिन 1539-40 में क्या हुआ था? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। तो यहाँ के राजा बन गए थे शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी से हुमायूं की हार हुई थी। जब हार हुई थी तो राव मालदेव ने संदेश भेजा था हुमायूं को कि मैं शेरशाह के विरुद्ध आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। वो ये सहायता क्यों करना चाहते थे मालदेव सहायता इसलिए करना चाहते थे क्योंकि उन्हें ये लगा था कि अगर शेरशाह जीते, शेरशाह सूरी अगर जीतता है या वो अपना प्रभाव बढ़ाता है यहाँ पर, तो वो धीरे धीरे फिर अल्टीमेटली तो क्या होगा? खतरा इनके लिए होगा, मालदेव के लिए। इसलिए वो उन्होंने हुमायूं को ये कहा कि मैं आपको सहायता देने के लिए तैयार हूँ शेरशाह सूरी के विरुद्ध। लेकिन क्या हुआ? हुमायूं ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि पहले क्या उनको ये लग रहा था कि मैं गुजरात जीत जाऊंगा और गुजरात से मुझे मदद मिल जाएगी तो मुझे मालदेव की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बाद में क्या हुआ? गुजरात से इन्हें कोई मदद नहीं मिली। गुजरात से मदद नहीं मिली तो इन्होंने फिर मालदेव को कहा कि आप मेरी सहायता कीजिए। तो फिर 1542 ईस्वी में क्या हुआ? हुमायूं जो है वो मारवाड़ पहुंचे। और किस जगह पर पहुंचे? जोगी तीर्थ एक जगह है, वहाँ पहुँचे और वहाँ जो है मालदेव ने उनका स्वागत असरफियों और रसद से किया। अब जब ये हुआ, इनकी ये मुलाकात हो रही थी, तब आप याद कीजिए कि मालदेव ने जो है वो बीकानेर के राव जैत सिंह को पाहिबा साहिबा के युद्ध में मार दिया था और कल्याणमल जो है वो उस बात का बदला लेना चाहता था। तो कल्याणमल ने ये सूचना किसको दे दी? शेरशाह सूरी को दे दी। शेरशाह सूरी को दे दी कि इस तरह से हुमायूं और मालदेव जो है वो आपस में मिल रहे हैं। तो जब ये बात शेरशाह सूरी तक पहुंची तो मालदेव जो है ना वो ऐसा शासक था जो मतलब शेरशाह सूरी का भी ऐसा नहीं है कि उस समय तक कि शेरशाह सूरी का कोई विरोध कर दिया हो या शेरशाह सूरी के विरुद्ध कोई युद्ध लड़ लिया हो उस समय तक। तो ये दोनों पक्षों को लेकर चल रहा था कि शेरशाह सूरी को भी नाराज नहीं करना चाहता था और हुमायूं का साथ भी देना चाहता था। दोनों पक्षों को साथ लेकर चल रहा था। तो शेरशाह सूरी ने क्या किया? अपना एक दूत भेजा। किसके पास भेजा दूत? मालदेव के पास भेजा। और दूत भेजकर ये कहा कि हुमायूं को जो है वो आप बंदी बना लीजिए और मुझे सौंप दीजिए। और मालदेव चाहते तो ये कर सकते थे, लेकिन मालदेव ने ये नहीं किया और हुमायूं को सुरक्षित जाने दिया। और दिखावे के लिए क्या किया? एक छोटी सैनिक टुकड़ी उसके पीछे भेज दी और शेरशाह सूरी को ये कहा कि मैंने कोशिश तो की थी लेकिन मैं पकड़ नहीं पाया। इसमें एक बात और प्रचलित है, एक मतलब प्रसंग और आता है कि कवि राजा जो श्यामल दास थे वो ये लिखते हैं कि जब हुमायूं जो है वो फलोदी और जोगी तालाब में रुके थे ना, तब उनके साथियों ने गायों का वध कर दिया था। तो उन्होंने गायों का वध कर दिया था तो उसके जो सामंत है वो भी आक्रोशित हो गए थे, मालदेव खुद भी आक्रोशित हो गए थे और उन्होंने हुमायूं के सहायता देने से इनकार कर दिया। और फिर जब उनको वहाँ से सहायता नहीं मिली तो फिर जो हुमायूं जो है वो वहाँ से अमरकोट चले गए पाकिस्तान। कहाँ चले गए? अमरकोट
पाकिस्तान। अब हुमायूं तो जो है वो अमरकोट पाकिस्तान चला गया, तो यहाँ कौन बैठा है? यहाँ बैठा है शेर शाह सूरी। यहाँ मारवाड़ में हमारे मालदेव, और हुमायूं जो है वो अमरकोट चला गया। अब हम बात क्या करेंगे कि एक युद्ध हुआ था, गिरी सुमेल का युद्ध। कब हुआ था? जनवरी 1544 में। ये युद्ध किन किन के बीच हुआ था? अगर हम देखे जाए, बीकानेर के जो कल्याणमल और मेड़ता के बिरमदेव, ये जो है हराना चाहते थे किसको? मालदेव को। तो इन्होंने शेर शाह सूरी से संपर्क किया कि आप जो है मालदेव के विरुद्ध हम आक्रमण कर रहे हैं, तो आप हमारी सहायता कीजिए। तो शेर शाह ने एक विशाल सेना के साथ मालदेव पर चढ़ाई कर दी, मतलब एक विशाल सेना लेकर के वो आ गए। तो यहाँ था मारवाड़, यहाँ शेर शाह सूरी। तो इन्होंने क्या किया, गिरी सुमेल में ये युद्ध हुआ। ये दो गांव है पास पास में, गिरी और सुमेल। मालदेव ने कहाँ से मोर्चा संभाला था? गिर गांव में, गिरी में, और शेर शाह की सेना ने सुमेल में। हालांकि ये दोनों यहाँ है, पाली के पास गिरी और सुमेल गांव यहाँ है। तो हम ये कहते हैं कि गिरी में मोर्चा संभाला था मालदेव ने और सुमेल में संभाला था शेर शाह सूरी ने। इस युद्ध में क्या हुआ कि शेर शाह सूरी को यह लगा कि मालदेव ने जो है वो इतने राज्यों को जीता है और इतना प्रतापी शासक है, तो हो सकता है कि मैं इसको हरा नहीं पाऊं, तो कुछ न कुछ जो है वो चालने चलते हैं। तो इन्होंने क्या चाल चली, इन्होंने क्या किया कि जो गिरी गांव था, इसमें मालदेव ने मोर्चा संभाला हुआ था। तो यहाँ पे क्या है, जैसे इनके कैंप थे, तो एक कैंप में जो है वो जेता कुंपा का कैंप था और मालदेव का कैंप था। तो इन्होंने क्या किया, शेर शाह सूरी ने क्या किया, अपने जासूस कह लीजिए या अपने सैनिक कह लीजिए, उनको भेजा। उनको कहाँ भेजा? मालदेव के कैंप में भेजा। मालदेव के कैंप में भेजा कि आप क्या कीजिए, कुछ पर्ची दी कि आप इन पर्चियों को जो है वहाँ फेंक करके आ जाना। तो वो सैनिक वहाँ पर गए और किसके क्या वेश धारण करके गए कि हम ढाल बेचने के लिए आए हैं। तो वो इनके कैंप में गए ढाल बेचने के लिए, और वहाँ पे वो जो पर्ची थी या कागज़ का टुकड़ा था वो वहाँ पर फेंक करके चले आए। तो जब जो वहाँ के जो सैनिक थे उन्होंने उनको देखा, कागज़ के टुकड़े देखे, उन पे कुछ लिखा हुआ देखा, तो वो लेकर के मालदेव के पास गए। तो मालदेव ने जब उनको पढ़ा तो उनमें इस तरीके से लिखा गया था, वो लेख इस तरह से लिखे गए थे कि जेता और कुंपा जो है, कुंपा और जेता मालदेव को, जेता और कुंपा शेर शाह सूरी को कह रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं और मालदेव यहाँ पर आ चुके हैं, और सुबह जैसे ही युद्ध शुरू होगा हम मालदेव को बंदी बना करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे, और आप हमें क्या करना, मेहरानगढ़ दुर्ग यानी कि जोधपुर का राजा आप हमें बना देना। इस तरह का जो है वो कागज़ में जो लिखा हुआ था। तो ये देखते ही जो है मालदेव को दुख हुआ कि मतलब कि हमारे ही सेना नायक जो है वो हमसे गद्दारी कर रहे हैं। तो मालदेव ने क्या किया, मालदेव यहाँ से, मालदेव गिरी गांव से वापस कहाँ आ गए? मेहरानगढ़ जोधपुर आ गए, जोधपुर आ गए वापस। तो जब ये जोधपुर वापस आ गए तो जेता और कुंपा ने ये कहा, उन्होंने हालांकि कहा कि जो है ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो है मालदेव मेहरानगढ़ आ गए थे। तो फिर जेता और कुंपा ने ये सोचा कि अगर अब आज हम भी वापस चले गए तो हम इस कलंक को कभी नहीं मिटा पाएंगे। इस ये जो हमारे ऊपर जो गद्दारी का कलंक है वो हम कभी नहीं मिटा पाएंगे। तो हम यहीं रहेंगे, हम लड़ेंगे शेर शाह सूरी की सेना से और लड़ेंगे और हम जीतेंगे, और जीत करके हम ये हमारे ऊपर जो ये गद्दारी का कलंक लगा है उस कलंक को हम मिटाएंगे। तो जेता और कुंपा थे ना, इनके पास 12,000 की सेना थी, और जो शेर शाह सूरी था उसके पास 80,000 की सेना थी, प्लस में तोपखाने भी थे। तो जेता और कुंपा मतलब एक बहुत बहादुर सैनिक थे, बहुत बहादुर सैनिक थे, बहुत बहादुर सेनापति थे। तो इन्होंने ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी, और ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई में क्या हुआ कि आप ये देखिए कि इनकी शेर शाह सूरी की 75% सेना को इन्होंने ख़त्म कर दिया था। और एक बार तो ऐसा हुआ था कि मतलब शेर शाह जो है वो खुद जो है अपने घोड़े से नीचे उतर गया था, और जो अंतिम वक्त की जो नमाज पढ़ी जाती है ना, वो नमाज पढ़ने के लिए बैठ गया था। लेकिन फिर क्या हुआ, तभी जलाल खान जलवानी ये जो है आ गए थे, शेर शाह की दूसरी की अतिरिक्त सेना थी, जलाल खान जलवानी के नेतृत्व में वहाँ पहुँच गई और उन्होंने कमान संभाल ली। और वो कमान संभाल ली तो अचानक से जो है थोड़ा उनको हौसला मिला, और ये क्योंकि ये सेना जो है वो नई सेना थी, इन्होंने जब मोर्चा संभाला तो जो है वो राजपूत जो है वो बहुत वीरता के बावजूद जो है ये युद्ध हार गए थे, और जेता कुंपा ये सरदार जो है ये वीरगति को प्राप्त हुए। और
इस युद्ध के बाद में शेरशाह ने ये कहा था युद्ध के बाद में कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वरना मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। यानी कि ये हारते हारते जो है बचा था इसमें। मुट्ठी भर बाजरे के लिए क्यों कहा? क्योंकि जो ये जैसलमेर बाड़मेर का एरिया है, जो मारवाड़ का एरिया है, जोधपुर का एरिया है, इसमें जो है वो बाजरा ही ज़्यादा होता है, दूसरी फसलें कम होती है। जबकि वो जिस जगह को छोड़कर आए थे, दिल्ली एरिया, आगरा एरिया, वो काफ़ी हरा भरा एरिया था, वहाँ पे बहुत सारी फसलें दूसरी भी होती थी, इसलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। तो आप ये देखिए कि आपसी अविश्वास के कारण और अंतरकलह के कारण जो है वो ये युद्ध हार गए थे। मालदेव ये युद्ध, हालांकि मालदेव इस युद्ध में नहीं था, लेकिन हम एक प्रकार से देखें तो ये जोधपुर राज्य ये युद्ध हार गया था। तो फिर क्या हुआ, मालदेव यहाँ से कहाँ चले गए थे? मालदेव थे मेहरानगढ़ में, जोधपुर। मालदेव चले गए थे जोधपुर में। अब मालदेव जोधपुर में चले गए तो शेरशाह सूरी की जो सेना थी वो गिरी सुमेल को जीतने के बाद में जोधपुर की तरफ आई, और इस युद्ध में जो है मालदेव की हार हुई, और मालदेव वहां से कहाँ आ गए? सिवाना में आ गए। कहाँ आ गए? सिवाना में। और मेहरानगढ़ दुर्ग पर यानी जोधपुर पर किसका अधिकार हो गया? जोधपुर अधिकार हो गया शेरशाह सूरी का अधिकार हो गया जोधपुर पर। तो शेरशाह सूरी ने क्या किया? इसका जो कार्यभार किसको संभाला? खवास खां। खवास खां को इसका कार्यभार संभाला और खुद कहाँ चला गया? दिल्ली वापस चला गया। तो अगर हम गिरी सुमेल युद्ध को थोड़ा सा संक्षेप में हम दोबारा समझें तो जेतारण के पास गिरी और सुमेल नामक दो जगह हैं। तो क्या हुआ, शेरशाह सूरी की जब सेना आई तो गिरी में मालदेव के सेनानायक जेता कुंपा के साथ गिरी में पड़ाव डाला था, और सुमेल में पड़ाव डाला था शेरशाह सूरी ने। दोनों के बीच युद्ध हुआ, आपसी अविश्वास हुआ तो मालदेव वापस जोधपुर चले गए। मालदेव जोधपुर चले गए तो जेता और कुंपा ने जो अपने दम पर युद्ध लड़ा, हालांकि वो नहीं जीत पाए, वो हार गए। तो उसके बाद में ये जो इनकी सेना थी वो चली जोधपुर पे ऊपर इन्होंने अधिकार कर लिया, और खवास खां के नेतृत्व में इसको सौंप करके और शेरशाह सूरी दिल्ली चला गया। और यहाँ से जोधपुर से मालदेव कहाँ आ गए? सिवाना में आ गए। गिरी सुमेल का युद्ध जो है वो कब हुआ था? 1544 में हुआ था। और 1545 में क्या हुआ था? शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। जब शेरशाह की मृत्यु हुई तो बाद में मालदेव ने जोधपुर, पोखरण, फलोदी, बाड़मेर, कोटड़ा, जालोर, मेड़ता पर दोबारा अधिकार कर लिया। तो उसके बाद में मालदेव ने अपने धीरे धीरे ये क्षेत्र जो है वो दोबारा जीत लिए थे, और 1562 में मालदेव की मृत्यु हो गई थी। तो हमने पहले क्या देखा कि मालदेव की जो साम्राज्यवादी नीति थी वो देखी, उसके बाद में हमने मेवाड़ के साथ उसका रिलेशन देखा, उसके बाद में हुमायूं और शेरशाह सूरी के साथ उसने किस तरह से कूटनीति की वो देखा। फिर हमने देखा गिरी सुमेल के युद्ध में कि मेड़ता के जो वीरमदेव थे और बीकानेर के जो कल्याणमल थे वो इसके विरुद्ध थे, इस वजह से जो है गिरी सुमेल के युद्ध में ये हार गए थे, और दूसरा आपसी अविश्वास के कारण भी ये हारे थे। और फिर 1545 के बाद में मालदेव ने जो दोबारा अधिकार कर, उसकी मृत्यु के बाद में धीरे धीरे दोबारा अधिकार कर लिया, और 1562 में मालदेव की मृत्यु हो गई। अब हम चलते हैं आगे। एक जो है एक मालदेव के साथ एक घटना और जुड़ी हुई है रूठी रानी की। 1536 ईस्वी में क्या हुआ था? राव मालदेव का विवाह हुआ था किससे? उमादे से। उमादे किसकी पुत्री थी? जैसलमेर के राव लूणकरण की। ये जैसलमेर रियासत है, यहाँ के शासक थे राव लूणकरण। कौन थे? राव लूणकरण। इनकी पुत्री थी उमादे। इसका विवाह हुआ किससे? मालदेव से इसका विवाह हुआ। उमादे जो है वो इनसे मालदेव से रूठ गई थी, और इसके रूठने का क्या कारण रहा था? इस घटना का जो कारण बताया जाता है वो ये है कि मालदेव के जो ससुर थे, उमादे के पिता राव लूणकरण, ये मालदेव की हत्या करवाना चाहते थे। ये क्या चाहते थे? कि मालदेव की हत्या हो जाए। तो इसकी सूचना मालदेव की जो सास थी उसने मालदेव को भिजवा दी, यानी उमादे की माता ने ये सूचना मालदेव तक भिजवा दी। तो ये जो घटनाक्रम हुआ ना, इस घटनाक्रम में मालदेव और उमादे के संबंध जो है आपस में बिगड़ गए, और उमादे जो है वो रूठ करके कहाँ चली गई? अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में चली गई, क्योंकि अजमेर जो है वो भी किसके अंडर में था? मालदेव के अंडर में था। तो ये अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में चली गई और इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब इसमें ऐसा है कि ये रूठी क्यों थी, इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित है, अलग अलग किताबों में हमें अलग अलग कहानियां मिल जाएगी। लेकिन आरबीएसई बोर्ड की जो किताब है, आरबीएसई बोर्ड की जो किताब है उसमें ये दिया हुआ है। तो हमें क्या ध्यान में रखना है? हमें यही ध्यान में रखना है, क्योंकि यही ऑथेंटिक है, हम इसको ही ऑथेंटिक मानेंगे। तो रानी जो कहाँ रही थी?
तारागढ़ दुर्ग में। और जब गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 ईस्वी में, 1536 में इनका विवाह हुआ था और 1544 में हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध। जब गिरी सुमेल का युद्ध हुआ तो शेरशाह जो सूरी है वो अपनी सेना लेकर आ रहा था। तो मालदेव ने ये कहा कि अगर शेरशाह अपनी सेना लेकर के आएगा तो पहले वो जो है वो तारागढ़ पर आक्रमण करेगा। तो ये नहीं चाहते थे कि रानी की सुरक्षा को देखते हुए कि वो तारागढ़ दुर्ग में रहे। तो इन्होंने अपने जो एक कवि थे ईश्वरदास बारट, इनको भेजा कि आप जाइए और रानी को मना करके मेहरानगढ़ दुर्ग लेकर के आ जाइए। तो ये ईश्वरदास बारट जो है वो गए रानी के पास और इन्होंने रानी को अपने कुछ दोहे सुनाए और इनको मना लिया मेहरानगढ़ आने के लिए। तो रानी जो है मेहरानगढ़ आ रही थी। रानी जब यहाँ से निकल गई थी मेहरानगढ़ आने के लिए, तो जो जोधपुर दुर्ग में जो दूसरी रानियाँ थी उन्होंने ये सोचा कि अगर ये उमादे जो है अगर ये आ गई जोधपुर दुर्ग में तो हमारा महत्व कम हो जाएगा, उसका महत्व जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये नहीं चाहती थी कि ये रानी मेहरानगढ़ आए। तो इन्होंने क्या किया, फिर आशा बारट को भेजा कि आप जाइए और कुछ ऐसा कहिए कि जो रानी है वो जोधपुर दुर्ग में न आ पाए। तो रानी यहाँ से निकल गई थी और वो कहाँ थी, पिपाड़ के समीप कोसाणा गांव में आशा बारट जो है वो इनसे मिले और आशा बारट ने मिलकर के कुछ दोहे इस तरह से कहे कि रानी का स्वाभिमान जाग गया और उसने कहा कि मैं मेहरानगढ़ दुर्ग नहीं जाऊंगी, जोधपुर नहीं जाऊंगी। तो इसने जोधपुर जाने से मना कर दिया और ये अपने दत्तक पुत्र राम सिंह के पास कहाँ चली गई, गुंदोज पाली में चली गई। तो ये हमें इसके बारे में जो है क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि हमें आरबीएसई बोर्ड में जो है ये दिया हुआ है। तो हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, कारण भी ध्यान रखना है कि उमादे के पिता जो थे राव लूणकरण, वो मालदेव की हत्या करवाना चाहते थे। इस कारण से जो है वो इनमें ये जो है इस बात पर कोई बात बिगड़ गई थी, तब जो है वो उमादे तारागढ़ चली गई थी और रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब बात करते हैं आगे, राव मालदेव का सांस्कृतिक योगदान क्या रहा। राव मालदेव क्योंकि इन्होंने लंबे समय तक शासन किया तो इनका सांस्कृतिक योगदान भी काफ़ी ज़्यादा रहा। इन्होंने जोधपुर के दुर्गों का निर्माण करवाया, उनका जीर्णोद्धार कराया, जोधपुर गढ़ के पास रानीसर कोट और शहरपनाह बनाया, शहरपनाह यानी कि परकोटा बनाया। इन्होंने नागौर जो दुर्ग है उसका पुनर्निर्माण करवाया। अजमेर का तारागढ़ था उसकी मरम्मत करवाई, क्योंकि रानी जो है उमादे यहीं रही थी तो यहाँ की मरम्मत करवाई थी, पानी की समस्या को दूर किया था। एक इनकी रानी थी स्वरूप दे। कौन थी? रानी स्वरूप दे। इन्होंने स्वरूप सागर नामक तालाब बनवाया। कौन सा तालाब बनाया था? स्वरूप सागर। और उस तालाब को बहुजीरो तालाब भी कहा जाता है। यानी कि अगर ये पूछा जाए कि बहुजीरो तालाब जो है वो किसने बनाया था, वो बनाया था रानी स्वरूप दे ने और राजा थे मालदेव। और इन्होंने 4 जो है वो दुर्गों का निर्माण भी करवाया था, सोजत का दुर्ग, पोखरण का दुर्ग, मालकोट का दुर्ग और रिया का दुर्ग। इन 4 दुर्गों का राव मालदेव ने निर्माण करवाया था। तो अगर सांस्कृतिक योगदान जो हमने पढ़ा कौन कौन से रहे, कई दुर्गों का निर्माण करवाया, जोधपुर गढ़ के पास रानीसर कोट का निर्माण करवाया, नागौर का पुनर्निर्माण करवाया, तारागढ़ में पानी की समस्या दूर की, मरम्मत करवाई, बहुजीरो तालाब इनके काल में बना और इन 4 दुर्गों का निर्माण करवाया था। और चलते हैं आगे। तो अगर बात करें हम इतिहास की दृष्टि से तो इतिहास में इनको किसने क्या क्या कहा है, तो मुस्लिम इतिहासकार थे बंदायूनी और फरिश्ता। इन्होंने मालदेव को क्या कहा है? भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार। तो अगर ये क्वेश्चन हमें पूछ लिया जाए कि भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार जो है वो किसको कहा गया है इतिहास में, तो वो कहा गया है राव मालदेव को। किसको कहा गया है? राव मालदेव को। और जो इतिहासकार अब्बुल फजल निजामुद्दीन और बंदायूनी हैं, इन्होंने इसको क्या कहा है? हस्मत वाला राजा, यानी द मोस्ट पोटेंट रूलर ऑफ हिंदुस्तान। ये क्वेश्चन तो कई बार आता है कि हस्मत वाला राजा है जो किसको कहा जाता है, तो वो किसको कहा जाता है? मारवाड़ के राव मालदेव को। तो इस तरह से जो है हमने आज मालदेव कंप्लीट कर लिया है। अब हम 3-4 बिंदुओं पर बात कर लेते हैं जो आपके द्वारा मुझे कहा गया है। पहला तो ये है कि हम बहुत धीरे चल रहे हैं, हम धीरे चल रहे हैं। दूसरा, क्लास रेगुलर नहीं है, रेगुलर नहीं है कि हम धीरे चल रहे हैं, वो तो चल रहे हैं, रेगुलर भी नहीं है, एक दिन क्लास आ जाती है फिर दूसरे दिन नहीं आती। तीसरा मुद्दा क्या है कि इस तरह से कोर्स कब कंप्लीट होगा। और चौथा क्या है? पीडीएफ कब मिलेगी, कैसे मिलेगी। पहले हम बात कर लेते हैं कि हम धीरे क्यों चल रहे हैं। तो
तो सबसे पहला बात तो ये है, धीरे चलने का कारण ये था कि मुझे ऑफिस में कुछ अर्जेंट वर्क हो गया था, जिसके कारण मुझे बाहर जाना पड़ा था। और बाहर जाना पड़ा था इसलिए वहाँ पर जो है वो क्लास रिकॉर्ड करना और ये चीज़ करना मेरे से संभव नहीं हो पाई। हालांकि मैंने कोशिश की, तो जितना जितना हुआ मैंने उतना उतना ही किया, इसलिए जो है हम थोड़ा धीरे चल रहे थे। क्लास रेगुलर नहीं है, हाँ रेगुलर नहीं होने का एक वही कारण था क्योंकि मैं उसको सही टाइमली जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, इसलिए हम क्लास रेगुलर नहीं ले पाए। फिर अगली बात ये थी कि इस तरह से हम चलेंगे तो हमारा कोर्स पूरा कब होगा। तो आप चिंता मत कीजिए, अब आपकी क्लास जो है वो रेगुलर होगी, आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल क्लास रेगुलर होगी। और कोर्स जो है जो जैसा मैंने आपको वादा किया है कि 31 मार्च तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और विद PDF कंप्लीट होगा। PDF आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकी मिलेगी, आपको हर की PDF मिलेगी। और PDF में क्या है कि PDF ऐसा नहीं है कि मेरे पास तैयार नहीं है, PDF मेरे पास मैंने एक बार के लिए तैयार कर लिया है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि RBSE बोर्ड में जो बुक्स में जो दिया हुआ है मैं देख रहा हूँ कि उसमें से कुछ छूट न जाए, कोई नए जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना उनमें जिस तरीके की चीज़ पूछी जा रही है वो छूट न जाए। इसलिए मैं थोड़ा सा क्या है कि PDF को थोड़ा उसको मैं और देख रहा हूँ, उसमें क्या क्या चीज़ और ऐड हो सकती है और उस चीज़ को मैं देख रहा हूँ ना, इसीलिए जो है वो PDF मैंने डाली नहीं है एक बार। तो ये राजा जब तक कंप्लीट होंगे ना, 3-4 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, तो जब राजा कंप्लीट होंगे तो सभी राजाओं की एक साथ PDF डाल दूंगा, बिल्कुल उनको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके। ठीक है, आप पढ़ते रहिए, हम अब डेली मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।